आज का हमारा टॉपिक है ट्रेसिंग ऑफ वायरी डायग्राम ऑफ फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। ये जो मैंने वायरी डायग्राम आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली मैंने जो हमारे फ्रिज के पीछे जो डायग्राम बना होता है मैंने वहाँ से लिया है ताकि हम एक्चुअल ट्रेसिंग कर सकें। एक्चुअल ट्रेसिंग कैसे की जाती है, क्योंकि जो वायरी डायग्राम होता है हम यूट्यूब पे बहुत सारे वायरी डायग्राम देखते हैं, वो हमें सिंपल वायरी डायग्राम में हमें समझा देते हैं, तो हमें लगता है कि हमें वायरी डायग्राम ट्रेस करनी आ गई है। लेकिन जब हम एक्चुअल फ्रिज देखते हैं या फिर रेफ्रिजरेटर वायरी डायग्राम देखते हैं तो हमें ट्रेसिंग करने में दिक्कत आती है। तो आज मैं बताऊंगा कि एक्चुअल ट्रेसिंग की कैसे जाती है। पहले जो हम ट्रेस करेंगे, हम देखेंगे हम रेफ्रिजरेटर का कूलिंग मोड ट्रेस करेंगे। तो कूलिंग मोड ट्रेस करने पे आपको पता है कूलिंग मोड में हमारा जो कंप्रेसर है वो वर्किंग में रहता है। तो हम देखेंगे हमें हमारे क्या कहते हैं कंप्रेसर को कैसे सप्लाई मिलेगी, कहाँ से उसको फेस मिलेगा, कहाँ से हमारा न्यूट्रल मिलेगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कूलिंग मोड। तो ये हमारी है पावर सप्लाई, ये हमारी आपकी पावर सप्लाई हो गई। तो आपको पता है सिंगल फेस की किसी भी मशीन को चलने के लिए 220 वोल्ट AC करंट चाहिए होता है। तो ये हमारी पावर सप्लाई है। इधर हमारा ये इस साइड हमारा ये फेस ट्रैवल करेगा और इस साइड हमारा ये न्यूट्रल ट्रैवल करेगा। तो पहले हम देखेंगे कूलिंग मोड पे फेस कैसे ट्रैवल करता है और कौन कौन से कंपोनेंट इन बिटवीन आते हैं। तो अब यहाँ से जब हमने पावर सप्लाई ऑन करी तो हमारा फेस यहाँ से ट्रैवल करेगा और यहाँ से जंक्शन बन जाएगा, जंक्शन बन के फेस आगे चला जाएगा और फेस वायर इस लाइन से फेस हमारा नीचे आ जाएगा। तो जब नीचे आता तो ये हमारे थर्मोस्टेट स्विच आ जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में जो आपका थर्मोस्टेट है वो हमेशा कॉन्टेक्ट बनाए रखता है और सप्लाई को पास करता है। जब रेफ्रिजरेटिंग कंपार्टमेंट का तापमान आ जाता है तब वह कंप्रेसर बंद करके कूलिंग मोड को ऑफ करता है, और जब तापमान दोबारा से 3 डिग्री बढ़ जाता है उस कंडीशन में दोबारा से वो अपने कॉन्टेक्ट लगा के कंप्रेसर को दोबारा से ऑन कर देता है। तो अभी मान के चल रहे हैं कि अभी हमने मशीन ऑन करी है तो ये सप्लाई पास कर रहा है थर्मोस्टेट। तो यहाँ से सप्लाई पास होके आपके यहाँ आ जाएगी, ये है टाइमर मोटर। टाइमर मोटर में क्या है, अगर टाइमर मोटर को जो फेस है वो मिलेगा 3 नंबर से और जो न्यूट्रल मिलता है वो 1 नंबर से मिलता है। तो टाइमर मोटर को जब फेस 3 नंबर से और न्यूट्रल 1 नंबर से मिलेगा तो टाइमर मोटर भी घूमती है। तो टाइमर मोटर घूम के कॉन्टैक्ट्स को कभी कूलिंग मोड पे और कभी हीटिंग मोड पे ट्रांसफर करती रहती है। और जो इसकी सेटिंग रहती है 8 घंटे 15 मिनट की, मीन्स 8 घंटे टाइमर मोटर जब चलेगी तो कूलिंग मोड पे चलेगी और 15 मिनट वो हीटिंग मोड पे चलेगी। तो और ये जो टाइम बताया मैंने, ये घड़ी का टाइम नहीं है, ये आपका रनिंग टाइम ऑफ कंप्रेसर है। ठीक है, तो अभी हम लेके चल रहे हैं कि जो हमारा टाइमर है वो कूलिंग मोड पे काम कर रहा है। तो यहाँ से सप्लाई आपकी कहाँ चली जाएगी, 3 नंबर से आपकी सप्लाई चलेगी 2 नंबर के लिए। यहाँ से इसको टाइमर मोटर को फेस मिल जाएगा, यहाँ से नीचे से आपके कंप्रेसर को फेस मिल जाएगा और यहाँ से ये आपका फैन मोटर को भी फेस मिल जाएगा। तो आपको देख रहे हो यहाँ से OLP से होते हुए, ओवरलोड प्रोटेक्टर से होते हुए कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल को फेस मिल जाएगा। तो यहाँ से आपकी रनिंग वाइंडिंग को भी फेस मिल गया और स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी फेस मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमने देखा फेस तो मिल गया, लेकिन अभी हमने मशीन ऑन करी है कि फेस 3 जगह मिल गया। टाइमर मोटर को भी फेस मिल गया, कंप्रेसर मोटर को भी फेस मिल गया और फैन मोटर को भी फेस मिल चुका है। अब इनको न्यूट्रल कहाँ से मिलेगा, क्योंकि इनको चलने के लिए न्यूट्रल की सप्लाई भी देनी जरूरी है। अब देखते हैं स्टार्टिंग कंडीशन में क्या हो रहा है। तो हमने न्यूट्रल देखते हैं। अब न्यूट्रल यहाँ से ट्रैवल करेगा, यहाँ से ट्रैवल होके आप ये देख रहे हो कि यहाँ से ये रास्ता बन गया। तो ये रास्ता तो ब्रेक हो रखा है, ये आपका बायोमेटल है, तो यहाँ से ये रास्ता ब्रेक हो गया है। और इसको जो मिलने वाला, अब इसको जो न्यूट्रल मिलता है मोटर को, वो या तो इस रास्ते से मिल सकता है या फिर इस रास्ते से मिलता है। ये टेस्ट टर्मिनल है, ये अभी ओपन रहती है, तो यहाँ से भी आपको न्यूट्रल नहीं मिल रहा और यहाँ से भी न्यूट्रल बायोमेटल के थ्रू यहाँ से कॉन्टेक्ट हटे हुए हैं, तो यहाँ से भी टाइमर मोटर को फेस नहीं मिल रहा है। मीन्स इस कंडीशन में अगर हमने जब ऑन किया है तो हमारी टाइमर मोटर नहीं घूमेगी, टाइमर मोटर अभी रुकी रहेगी। तो कब चलेगी, अब इसकी हम बारे में बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कंप्रेसर को फेस कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से तो फेस मिल गया, अब हम देखते हैं न्यूट्रल कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से आप आए नीचे, तो यहाँ से होते हुए ये आपके मेन वाइंडिंग को न्यूट्रल मिल जाएगा यहाँ से, और PTC रिले होते हुए स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी न्यूट्रल मिल जाएगा। तो ये न्यूट्रल मिल गया। तो इस कंडीशन में आपका जो कंप्रेसर मोटर है वो एक्टिवेट हो जाएगी और कूलिंग मोड पे काम करने लग जाएगी। और यहाँ से इस रास्ते से, इस पाथ से आपके फैन मोटर को भी न्यूट्रल मिल जाएगा और फैन मोटर भी काम कूलिंग मोड पे करने लग जाएगी। अब कंडीशन ये आ रही है कि अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फैन मोटर टाइमर मोटर कब चलेगी। अगर टाइमर मोटर चलेगी नहीं तो उसको कूलिंग मोड से हीटिंग मोड पे डालेगी कैसे, वो टाइम नोट कैसे करेगी। मैं बताता हूँ कैसे चलेगी। ये आपका है बायोमेटल। बायोमेटल एक तरह का स्विच का काम करता है और ये इवापोरेटर कोयल के ऊपर ही लगा रहता है। इवापोरेटर कोयल के टेम्परेचर को सेंस करता है। तो बायोमेटल का जो कट इन टेम्परेचर होता है वो होता है -5 डिग्री सेल्सियस और कट आउट टेम्परेचर होता है +10 डिग्री सेल्सियस। मीन्स जब बायोमेटल
इवापोरेटर जैसे मैंने बताया कि जो माई मेटल होता है वो इवापोरेटर कोल के ऊपर लगा रहता है, तो ये इवापोरेटर के टेम्परेचर को सेंस करके जब इसका टेम्परेचर -5 आ जाता है, जब मेटल का टेम्परेचर -5 आ जाता है तो अपने कॉन्टैक्ट लगा लेता है और सप्लाई को पास कर देता है। तो इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, इनिशियल कंडीशन में तो इवापोरेटर अभी ठंडा ही नहीं है, आपने मशीन को ऑन किया है, तो इवापोरेटर से हीट लेके ये अपने आप को -5 लाने में कुछ समय लगा देता है, 15-20 मिनट इसको लग जाते हैं -5 पे आने के लिए, क्योंकि इसमें बायोमेटल है, ये इवापोरेटर के टेम्परेचर को सेंस करके जब इसका टेम्परेचर -5 आ जाता है तो ये अपने कॉन्टैक्ट्स को बिठा लेता है। तो दैट्स मीन्स कि शुरू के 15-20 मिनट आपकी टाइमर मोटर बंद रहेगी और जब बायोमेटल -5 डिग्री टेम्परेचर सेंस कर लेगा तब अपने कॉन्टैक्ट बिठाएगा। तो जब ये कूलिंग मोड पे चलता रहेगा तो ये जब -5 आने पे बताया जैसे कटिंग टेम्परेचर -5 है तो ये अपने कॉन्टैक्ट बिठा लेगा। जैसे ही इसके कॉन्टैक्ट बैठ जाएंगे बायोमेटल के तो यहाँ से इसको भी न्यूट्रल मिल जाएगा और टाइमर मोटर भी कूलिंग मोड पे काम करने लग जाएगी। आप समझ में? अब आप ये मान के चलते हैं कि साइकिल पूरी हुई है, कूलिंग साइकिल आपकी पूरी हो चुकी है। अब बायोमेटल को आपका जो टाइमर मोटर है उसको चलते चलते 8 घंटे हो गए हैं, उसकी जो डिफोस्ट जो उसकी कूलिंग साइकिल पूरी हो चुकी है, अब उसको डिफोस्ट साइकिल या हीटिंग साइकिल में सर्किट को डालना है। तो अब हम देखेंगे कि टाइमर मोटर कैसे हीटिंग मोड पे कॉन्टैक्ट्स को चेंज करेगी और हीटिंग मोड पे टाइमर मोटर की कंडीशन क्या रहेगी और हीटिंग मोड पे जो इवापोरेटर की आइस कैसे मेल्ट होगी और क्या सर्किट रहेगा। अब बात करते हैं हीटिंग मोड की। अब इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब बात करते हैं हीटिंग मोड पे। हीटिंग मोड पे क्या होगा, हीटिंग मोड पे जो ये कॉन्टैक्ट है आपके, इसमें टाइमर मोटर में गियर मैकेनिज्म रहता है और कैम सेटिंग रहती है, वो कैम की मदद से कॉन्टैक्ट्स को कूलिंग मोड से हीटिंग मोड पे कर देती है। तो ये क्या होगा, जब हीटिंग मोड पे जब आएगा तो ये यहाँ से सब कॉन्टैक्ट्स को हटा देंगी और यहाँ से कॉन्टैक्ट को हटा के ये जो कॉन्टैक्ट है ये 4 नंबर पे मीन्स हीटर के लिए, अब ये हीटर के लिए एक्टिवेट कर देगी। जैसे ये इसके एक्टिवेट करेंगी 3 से 2 पे लगेगा तो आप देख रहे हो थर्मल फ्यूज से होते हुए, तो यहाँ पर फेस जो है ये आप हम देखते हैं फेस कैसे जाएगा हीटिंग मोड पे, तो यहाँ से ये फेस की सप्लाई जाएगी थर्मो इससे होते हुए 3 से होते हुए 4 से होते हुए थर्मल फ्यूज से होते हुए हीटर को फेस मिल जाएगा, हीटर को फेस मिल जाएगा। अब हीटर को न्यूट्रल कहाँ से मिलेगा, अभी हीटर को फेस तो मिल गया, हीटर को न्यूट्रल कहाँ से मिलेगा, आपको बताया था कि हीटर ये बायोमेटल अपने जब हमने हीटर क्यों चलाया, क्योंकि कूलिंग कोयल बहुत ज़्यादा आइस की परत बन चुकी है, इवापोरेटर बहुत ज़्यादा ठंडा है। इसका मतलब ये है कि बायोमेटल का टेम्परेचर -5 से कम ही होगा और बायोमेटल सप्लाई को पास करेगा उस कंडीशन में। हीटिंग मोड पे बायोमेटल हीटर के लिए अपने कॉन्टैक्ट्स लगा के हीटर के लिए सप्लाई को एक्टिवेट रखता है, ऑन रखता है। तो यहाँ से ये न्यूट्रल ट्रैवल करेगा आपका, यहाँ से ट्रैवल करते हुए आपको यहाँ न्यूट्रल मोटर को भी न्यूट्रल मिल जाएगा यहाँ से और यहाँ जंक्शन बन के हीटर को भी न्यूट्रल मिल जाएगा, तो हीटर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब इस कंडीशन में हमें ये देखना है कि टाइमर मोटर क्या होगा। अब हीटर तो आपको चल गया क्योंकि यहाँ से इसको फेस मिल जाएगा और बायोमेटल के रास्ते से होते हुए हीटर को न्यूट्रल मिल जाएगा और हीटर अपना काम करेगा और इवापोरेटर की आइस को पिघला देगा। अब हम देखेंगे इस कंडीशन में टाइमर मोटर की कंडीशन है, आपको पता है यहाँ से फेस तो उसको मिल नहीं रहा है, कट चुका है और यहाँ से आपका क्या कहते हैं न्यूट्रल मिल रहा है, तो मोटर को खाली न्यूट्रल मिल रहा है, मोटर को फेस नहीं मिल रहा है। तो फेस कैसे मिलेगा, तो हमें देखना है कि फेस कैसे मिलेगा, टाइमर मोटर कब चलेगी। अब होगा क्या, जब तक हीटिंग मोड पे हमारा हीटर चलता रहेगा तब तक टाइमर मोटर बंद रहेगी। जैसे ही इसका टेम्परेचर आप बायोमेटर का टेम्परेचर +10 डिग्री आ जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ये अपने कॉन्टैक्ट हटा लेगा। जैसे मैंने आपको बताया था +10 डिग्री इसका कटआउट टेम्परेचर है, +10 डिग्री इसका कटआउट टेम्परेचर पे कॉन्टैक्ट हटा लेगा ये और कॉन्टैक्ट हटा के जाने वाली सप्लाई को बंद कर देगा। तो हीटर आपका इस कंडीशन में हीटर आपका बंद हो जाएगा, हीटर बंद हो जाएगा। तो अब हीटर बंद होने के बाद टाइमर मोटर कैसे चलेगी, कंडीशन आती है कि टाइमर मोटर कैसे चलेगी। जब तक टाइमर मोटर चलेगी नहीं जब तक वो हीटिंग मोड से कूलिंग मोड पे कॉन्टैक्ट्स जाएंगे नहीं, तो चलेगा कैसे। अब टाइमर मोटर को जो मिलेगा न्यूट्रल मिलेगा और फेस कहाँ से मिल रहा है, अब आपको सर्किट दिख नहीं रहा है, यहाँ से भी सर्किट हटा हुआ है, कहाँ से मिलेगा। अब आप देखो कि एक सर्किट बन रहा है यहाँ से, ये यहाँ से होते हुए थर्मोस्टेट से होते हुए यहाँ से होते हुए और ये हीटर से होते हुए और ये सप्लाई ऐसे होते हुए यहाँ से जाएगी और ये इसकी मेन वाइंडिंग से होते हुए रनिंग वाइंडिंग से होते हुए ये इसको न्यूट्रल मिल गया, एक सर्किट बन गया। इसका टाइमर मोटर आ गया, इसमें हीटर आ गया आपका और कंप्रेसर आ गया, कंप्रेसर की मेन वाइंडिंग आ गई और यहाँ आ गया न्यूट्रल।
इस कंडीशन में क्या होगा, अब ये बस एक यही सर्किट बन रहा है जिससे हम टाइम मोटर को चला सकते हैं। कैसे चलेगा, यहाँ से फेस है, आपको दिख रहा है ये फेस है यहाँ पर, और यहाँ न्यूट्रल है, यहाँ न्यूट्रल है, तो कैसे चलेगा। अब इस कंडीशन में क्या, ये तीनों सीरीज में आ गए, टाइमर मोटर, हीटर और कंप्रेसर मोटर सीरीज में आ गई है। इसमें अब आप देखेंगे जो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लगभग किलो ओम में होता है, और जो हीटर का रेजिस्टेंस होता है वो 300 ओम के आसपास होता है, 300 से 500 ओम होता है। और जो हमारा ये जो कंप्रेसर मोटर है इसका रेजिस्टेंस तो आपको पता है, ये बीप साउंड करता है 20 से 50 ओम के बीच में होता है, इसकी रनिंग वाइंडिंग का जो तो 20 से 50 के बीच में होता है। तो आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका है, इसका लगभग आपको मिलेगा 5 किलो ओम, 10 किलो ओम ऐसे मिलेगा। तो आप देखोगे इसमें रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा आपका टाइमर मोटर का। और जब ये आपको पता है जब कोई भी कंपोनेंट सीरीज में होता है तो जब वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो हमें 230 वोल्ट यहाँ से मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप कौन कराएगा, इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका है, टाइमर मोटर का। और जिस रेशो में इनका रेजिस्टेंस होगा उसी रेशो में ये वोल्टेज को बांट लेंगे, वोल्टेज को उसी रेशो में बांट लेंगे। तो मैक्सिमम 220 ओम, 230 में से 220 ओम तो आपका 230 वोल्ट, 230 वोल्ट तो मोटर ही ले लेगी 220 वोल्ट, इसको मुश्किल से 5 वोल्ट मिलेगा, और ये कोई 1 वोल्ट सप्लाई लेगा। तो 1 वोल्ट से कंप्रेसर मोटर तो चल नहीं सकता, 5 वोल्ट से आपका हीटर भी नहीं चल सकता, लेकिन 220 वोल्ट से टाइमर मोटर आपका चलेगा, और इसकी पावर कंजप्शन कम है और इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस के रेशियो में आपने इन्होंने वोल्टेज बांट ली, और 220 वोल्ट से ये टाइमर मोटर चल पड़ेगी, बाकी दो कंपोनेंट एज ए न्यूट्रल एक्ट मतलब सर्किट पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो ये फेस हो गई, और यहाँ से इसको ये न्यूट्रल इसको मिल जाएगा। तो इस तरीके से जब भी कोई चीज़ सीरीज में होती है कंपोनेंट, वो अपने रेजिस्टेंस के रेशियो में वोल्टेज को बांट लेते हैं। तो ये कम पावर कंजम्पशन का है, तो ये आराम से 220 वोल्ट मिल गई, 220 वोल्ट इसको चलने के लिए सफिशिएंट है। 230 में 220 मिल गई, 5 वोल्ट इसको मिल गई, और इसको 1 वोल्ट मिलेगी, इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल ही नगण्य है। तो ये इस वोल्ट से 5 वोल्ट से 1 वोल्ट से ये चल नहीं पाएंगे, लेकिन टाइमर मोटर 220 वोल्ट से काम करेगी, और ये एज ए बस न्यूट्रल एक्ट सर्किट पूरा करने का काम करते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ से इसको मिल गया आपको, यहाँ से इसको टाइमर मोटर को मिल गया, यहाँ से होके ये फेस मिल गया, ये यहाँ से फेस मिल गया, और इस रास्ते से इसको मिल गया न्यूट्रल। ये रास्ता आपका हो गया, ये हो गया रास्ता आपका, ये रास्ता हो गया आपका फेस का, और ये रास्ता है आपका, ये जो रास्ता है ये रास्ता हो गया इसका टाइमर मोटर का न्यूट्रल का। तो फेस न्यूट्रल मिल जाएंगे, टाइम मोटर काम करने लग जाएगी कब, जब ये जो बायोमेटल है +10 पे आने पे सर्किट से अलग हो जाएगा, और फिर टाइमर मोटर 15-20 मिनट चलेगी हीटिंग मोड पे। और जो ये कॉन्टैक्ट्स हैं, जो कॉन्टैक्ट्स ये वाले कॉन्टैक्ट्स हैं, हीटिंग मोड वाले कॉन्टैक्ट्स काट देगी, और कॉन्टैक्ट्स ये वाले कूलिंग मोड वाले लगा लेगी, मशीन दोबारा से कूलिंग मोड पे काम करने लग जाएगी। अब इसमें एक कंडीशन और है, हम उसकी बात भी कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन जो मैंने आपको बताई है, एक कंडीशन और है इसमें। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, हीटिंग मोड पे हमारी ये मशीन काम कर रही है, हीटिंग मोड पे हमारा ये मशीन काम कर रही है। बायोमेटल ने अपने कॉन्टैक्ट्स लगाए हुए हैं, और हीटर को सप्लाई यहाँ से हीटर को न्यूट्रल मिल रहा है, और यहाँ से हीटिंग मोड की बात हो रही है, हीटिंग मोड की ये सप्लाई कटी हुई है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, इसको +10 डिग्री पे कट जाना चाहिए था, +10 डिग्री पे अपने कॉन्टैक्ट्स हटा रहे हैं, इसका कट आउट टेम्परेचर +10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसके कॉन्टैक्ट्स हट ही नहीं रहे, क्योंकि ये किसी वजह से या तो जाम हो गया या स्टक हो गया, या इसके कॉन्टैक्ट गर्म होके पिघल के कैसे भी इस पे अटक गए हैं। अब अगर जब तक ये कॉन्टैक्ट नहीं हटाएगा, जब तक हीटर बंद नहीं होगा, और हीटर बंद नहीं होगा तो इवापोरेटर का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, और अगर हीटर बहुत लंबे समय चलेगा तो रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में आग लग सकती है। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर एक थर्मल फ्यूज दिया गया है, +70 डिग्री सेल्सियस आने पे ये मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होके ये सर्किट को यहाँ से ब्रेक कर देता है और हीटर को बंद कर देता है। तो ये कंडीशन है जहाँ पर एक सेफ्टी डिवाइस थर्मल फ्यूज दिया गया है। जब बायोमेटल आपका काम नहीं करता है तो थर्मल फ्यूज मेल्ट होके हीटर को बंद करता है और रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट को जलने से बचाता है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर थर्मल फ्यूज आपका अगर मेल्ट हो गया है तो आप ये मान के चलेंगे आपका बायोमेटल खराब है, तो आप दोनों ही चीज़ों को साथ में चेंज कर देंगे। अब इसमें एक कंडीशन और आती है कि अब इस कंडीशन में होगा क्या, इस कंडीशन में आपकी टाइमर मोटर को भी कहीं से भी सप्लाई नहीं मिलेगी, टाइम मीटर बिल्कुल बंद रहेगा, ये कूलिंग मोड पे भी नहीं जा पाएगा। तो आप क्या करेंगे, अब आपका ना कूलिंग मोड पे जा पाएगा, ना ही आपका हीटिंग मोड तो कट ही गया है। तो आप इस कंडीशन में टेक्नीशियंस को बुलाएंगे, टेक्नीशियन अब देखेगा कि मशीन में क्या समस्या है। तो मशीन पे आके सबसे पहले तो वो ये देखेगा
सबसे पहले टेक्नीशियन क्या देखेगा। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब मशीन हमारी अभी भी किस पे है, क्योंकि मशीन जो हमारा मेल्ट हुआ है वो हीटिंग मोड में मेल्ट हुआ है। जो हमारा जो ये थर्मल फ्यूज मेल्ट हुआ है ये किस पे हुआ है, ये हीटिंग मोड पे मेल्ट हुआ है। और सप्लाई कहाँ पर है, जो फेस जा रहा है वो कूलिंग मोड, ये इस पे हीटर के लिए जा रहा है और यहाँ से सप्लाई कटी हुई है। अब वो जब टेक्नीशियन आएगा तो वो टाइमर मोटर को देखेगा, टाइम मोटर फ्रिज के पीछे मिल जाती है, दिख जाती है, तो देखेगा कि ये फ्रिज हीटिंग मोड पे है। इसका मतलब ये है कि फ्रिज हीटिंग मोड पे खराब हो रखा है, क्योंकि हीटिंग मोड पे फ्रिज चल नहीं रहा है। आप उसको कूलिंग मोड पे वो मैनुअली करेगा तो कूलिंग मोड पे कंप्रेसर चल पड़ेगा, तो समझ जाएगा कूलिंग मोड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हीटिंग मोड पे प्रॉब्लम है। हीटिंग मोड पे कोई ना कोई इशू जो भी है वो हीटिंग मोड पे है, तो वो हीटिंग मोड पे दोबारा करेगा और वो देखेगा कि हीटिंग मोड पे टाइमर खराब हो गया, हीटिंग मोड पे टाइमर नहीं चल रहा है, या अंदर बायोमेटल या जो आपका थर्मल फ्यूज है वो मेल्ट हो चुका है, क्या वजह है। तो उसके लिए क्या करेगा, या तो वो अंदर खोल के बायोमेटल वगैरह सब चेक करे, तो उसमें लंबा प्रोसीजर है। तो पहले वो सोचेगा पहले मैं टाइमर मोटर देख लेता हूँ बाहर से ही, तो टाइमर मोटर को देख लेता हूँ कि टाइम मोटर सही है, तभी मैं अंदर देखूंगा बायोमेटल खराब है या आपका थर्मल फ्यूज खराब है। ठीक है, तो वो कैसे चेक करेगा, तो अच्छे रेफ्रिजरेटर होते हैं ना वो टेस्ट टर्मिनल देते हैं, देखो टेस्ट टर्मिनल दे रखे हैं। टेस्ट टर्मिनल का काम क्या है, अगर जब थर्मल फ्यूज आपका मेल्ट हो जाएगा इस कंडीशन में, आप टेस्ट टर्मिनल से पता करेंगे कि टाइमर खराब है या टाइमर मोटर खराब है या आपका थर्मल फ्यूज मेल्ट हो चुका है। कैसे करेंगे, इसके कॉन्टेक्ट हम लगा देंगे। इसको सप्लाई कहाँ से मिलेगी टाइमर मोटर को, ये हम इसको ट्रेस करते हैं तो ये यहाँ से होते हुए यहाँ से बताया ना, यहाँ से फेस मिलेगा इसको। और ये जब हम सप्लाई कर रहे हैं तो दरवाजे को खुला रहेंगे, ये यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ ये बल्ब से होते हुए, ये रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट आरसी रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट बल्ब है, यहाँ से होते हुए इसको टर्मिनल को क्या मिल जाएगी, टर्मिनल को मिल जाएगा, यहाँ से इसको मिल जाएगा, फेस मिल जाएगा यहाँ से होते हुए। ये सर्किट बन गया, यहाँ से सर्किट, ये सर्किट बन गया, यहाँ से मिल गया, यहाँ से कॉन्टैक्ट में आ गया। जहाँ तो सप्लाई टूटी हुई है तो यहाँ तो कुछ होगा नहीं, तो इसको आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको यहाँ पर ही सप्लाई मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सप्लाई मिल जाएगी। तो अब सर्किट में क्या आ गया, अब ये टाइमर मोटर कैसे चलेगी, उसको पता करना है टाइम मोटर चल रही नहीं चल रही। अगर इसको जोड़ने से टाइम मोटर नहीं चलेगी तो वो समझ जाएगा टाइम मोटर में ही खराबी है। अगर इसको जोड़ने से टाइम मोटर चल जाती है तो वो इंश्योर हो जाएगा कि टाइम मोटर तो सही है, जरूर कुछ ना कुछ इंटरनल या तो थर्मल फ्यूज मेल्ट हो गया है, वो इंश्योर हो जाएगा हीटिंग मोड में जो थर्मल फ्यूज है वो मेल्ट हो चुका है या कोई कॉन्टैक्ट जल के टूट खराब हो चुका है, तो हीटर खराब है या बायोमेटल खराब है या थर्मल फ्यूज खराब हो चुका है। कैसे, अब कौन सा सर्किट बनेगा, दोबारा से सर्किट बनाता हूँ मैं, एक सर्किट बनेगा, इसमें इंपॉर्टेंट सर्किट है ये ट्रेसिंग के लिए। कैसे सर्किट बनेगा, देखो अब ये सर्किट कैसे बनेगा, देखो अब सर्किट जो बनेगा ना वो ये बनेगा, ये सर्किट देखो, ये सर्किट बनेगा। अब ये सर्किट बनेगा, इस सर्किट से ही हमारा जो है ना टाइमर मोटर चल जाएगी। ये चल गया, यहाँ से होते हुए ये होते हुए ये हो गया, ये हो गए। अब दोबारा से कौन सी सीरीज में आ गए, यहाँ पर बल्ब टाइमर मोटर और कंप्रेसर मोटर की आगे सीरीज में आ गई। यहाँ फेस था और यहाँ न्यूट्रल था। अब वही समस्या आ गई, इसका रेजिस्टेंस 20 से 50 ओम है, इसका रेजिस्टेंस आपका मान लो 200 ओम है या 300 ओम है, लेकिन इसका तो किलो ओम में है। दोबारा से वही कंडीशन आएगी, ये इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, टाइमर मोटर चल पड़ेगी और इसमें ट्रांसपेरेंट होता है, तो आप टाइमर मोटर का गियर घूमते हुए देख लोगे। इस दोबारा से वही जो मैंने अभी समझाया था, अगर सीरीज में अगर कोई भी कंपोनेंट है तो वोल्टेज उनकी रेजिस्टेंस के रेशो में बढ़ जाती है, तो ये टाइमर मोटर चल जाएगी। टाइमर मोटर चलते ही टेक्नीशियन समझ जाएगा जो अगर टाइमर मोटर हमारी सही है, हमारा हीटिंग मोड पे या तो हीटर या हमारा थर्मल फ्यूज खराब हो चुका है। तो टेस्ट टर्मिनल से आप बिना फ्रिज को अंदर ज़्यादा जाए तो वो आप चेक कर सकते हो, टाइमर मोटर को आप चेक कर सकते हो। टेस्ट टर्मिनल का ये काम है। ठीक है, तो अभी मिटा देते हैं। अब आती है, अब मैंने सब कुछ देख लिया, अब आता है कि ये बल्ब आता है, इस बल्ब को सप्लाई कैसे मिलेगी और बजर को कैसे मिलेगी। बल्ब को फेस यहाँ से मिल रहा है, फेस यहाँ से मिल रहा है। न्यूट्रल कैसे मिलेगा, न्यूट्रल आपको यहाँ से होके ये यहाँ से होके ये यहाँ से ये न्यूट्रल मिल रहा है, ये न्यूट्रल मिल रहा है। लेकिन यहाँ एक स्विच है, ये रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट स्विच। जब भी आप डोर को खोलेंगे, जब भी आप डोर को कंपार्टमेंट डोर को खोलेंगे, सामान रखने के लिए निकालने डोर को खोलोगे, तो ये जो कॉन्टैक्ट में ये बैठ जाएंगे, ये कॉन्टैक्ट बैठ जाएंगे। और जब डोर को आप क्या कहते हैं बंद कर दोगे, तो ये वाले जो कॉन्टैक्ट है वो हट जाएंगे।
तो अभी हमने क्या किया, डोर को खोलेंगे जब भी हमें लाइट की जरूरत है, क्योंकि हमें देखना सामान कहाँ रखा हुआ है और कहाँ नहीं रखा हुआ, मतलब निकालना है ले जाना, तो हमें फ्रिज में दिखना चाहिए। तो आप जब से डोर खोलोगे तो सप्लाई पास हो जाएगी और यहाँ से होते हुए इसको न्यूट्रल मिल जाएगा और बल्ब हमारा ग्लो करने लग जाएगा। तो आप आपने ये भी देख लिया कि क्या कहते हैं हमारा ये बल्ब को कैसे सप्लाई मिलती है। अब ये बजर क्या दे रखा है, बजर एक्चुअली किसी कंडीशन में अगर आपका रेफ्रिजरेटिंग कंपार्टमेंट का जो दरवाजा है वो खुला रह जाता है, तो बजर का काम ये 5 मिनट की 10 मिनट की सेटिंग रहती है, 7 मिनट की। तो आपको पता करने के लिए कि हाँ भाई दरवाजा खुला हुआ है, आप उसको बंद कर लो, तो इसमें बजर साउंड होता है, बजर बज पड़ता है। तो बजर को कैसे सप्लाई मिलेगी, बजर को मतलब बजर में अंदर टाइमर रहता है, उसके अंदर टाइमिंग रहती है, तो वो 5 मिनट की 10 मिनट की उसकी टाइमिंग रहती है। तो उसको उसके अगर उतनी देर तक उसको सप्लाई मिल गई तो उतनी उसकी देर के बाद वो बजर साउंड कर देगा और आसपास के लोगों को मतलब जो भी इसके मतलब रहेंगे घर में रहेंगे उनको बताएगा कि भाई दरवाजा खुला हुआ है, बंद कर लो। तो इसको सप्लाई कैसे मिलेगी, मतलब इसकी 5 मिनट की सेटिंग है, इसकी 5 मिनट की सेटिंग है, 5 मिनट तक इसको सप्लाई मिलेगी लगातार, तो ये बजर साउंड करेगा। आपने दरवाजा खोला, कंपार्टमेंट का दरवाजा खुला हुआ है तो ये कॉन्टैक्ट लगे हुए हैं, अगर दरवाजा खुला हुआ है तो कॉन्टैक्ट लगे हुए हैं, बल्ब भी जला हुआ है, लेकिन दरवाजा पूरा बंद नहीं हुआ और आपने भी ध्यान नहीं दिया। तो अब क्या होगा, तो यहाँ से वही जो सर्किट है यहाँ से होते हुए इसको यहाँ से न्यूट्रल मिल जाएगा, क्योंकि दरवाजा खुला हुआ है, ये जंक्शन बना हुआ है, यहाँ से इधर भी जाता है न्यूट्रल और इसको भी न्यूट्रल मिल रहा है। फेस यहाँ से इसको मिल ही रहा था, फेस यहाँ से मिल ही रहा था। तो बजर भी, अब बजर को भी अगर लगातार 5 मिनट से ज़्यादा सप्लाई मिल गई, अगर 5 मिनट का टाइमर है उसके अंदर, तो ये बजर साउंड करके आपको क्या कहते हैं अवेयर कराएगा कि आपका रेफ्रिजरेटर कमरे का दरवाजा खुला हुआ है, इसको आप बंद कर लिए। तो इसमें मैंने ना लगभग सभी एक्सपेक्ट कवर करे हैं और एक्चुअल ट्रेसिंग कैसे किसी भी रेफ्रिजरेटर की जाती है वो भी इसमें मैंने डाला है ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो फ्रिज में थोड़ा सा टाइमर की सेटिंग, थोड़ी सी हीटिंग मोड पे टाइमर मोटर कैसे चलेगी, कूलिंग मोड पे टाइमर मोटर कैसे चलेगी, वो मैंने सारे एक्सपेक्ट कवर करे हैं। तो जो हमें रियल जो कहते हैं ना असली ट्रेसिंग, वो हम इसे कहते हैं, ये असली ट्रेसिंग। अगर आपने फ्रिज के पीछे जो वायरिंग डायग्राम दिया है उसको ट्रेस करना सीख लिया, तब आप मान के चलिए आप कोई भी वायरिंग ट्रेस करके अच्छे से उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल सी कोई मैं ड्राइंग दिखा दूंगा आपको और ये ऐसे होता है वैसे होता है, आपको लगेगा आपको आ गया, लेकिन जब एक्चुअल आप वायरिंग करेंगे तो आपको समस्या आएगी, क्योंकि वायरिंग में थोड़ा थोड़ा अंतर सब में होता है। तो ये मेरा सारा कंसेप्ट था। अगर आपको मेरी द्वारा बताई हुई जानकारी अच्छी लगी, आप जो मैंने आपको नॉलेज दिया आपको पसंद आई और आप आगे भी चाहते हो कि आपको इसी तरीके से मैं अपना कंटेंट देता रहूँ, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें। आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे लिए मोटिवेशन है।